दोस्तों, आपने 1992 वाले स्कैम के बारे में तो सुना ही होगा। सन 90 के दशक की शुरुआत तक भारत के बैंकों को इक्विटी बाजारों में निवेश करने की अनुमति नहीं थी। बैंकों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संबंध रखने वाले हर्षद मेहता ने बैंकों की राशि को सीधे अपने व्यक्तिगत खाते में जमा करने के लिए उच्च ब्याज दरों की पेशकश की। चालाकी से बैंकों से पूंजी निकालने के बाद वो कुछ चुनिंदा शेयरों को खरीदने में भारी मात्रा में धन का निवेश करता था, जिसके परिणाम स्वरूप उन शेयरों की कीमत बढ़ जाती थी। शेयरों की कीमत तेजी से बढ़ने के बाद वो गुमनाम रूप से अपने शेयरों को बेचकर भारी मुनाफा कमाता था और इसी तरह उसने 5,000 करोड़ का स्कैम कर डाला। लेकिन अब 2022 में हर एक इंसान के साथ स्कैम किए जा सकते हैं और कुछ के साथ तो होते भी हैं। भारत में 2025 में 927 मिलियन इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को पार करने की उम्मीद है और तब तक आप ऑनलाइन स्कैमर्स की संख्या में भी वृद्धि की उम्मीद कर सकते हैं। एक तरफ जहां भारत सरकार डिजिटल इंडिया को बढ़ावा दे रही है, तो दूसरी तरफ लोगों के साथ ऑनलाइन धोखाधड़ी भी तेजी के साथ बढ़ रही है। बीते कई वर्षों में ऑनलाइन बैंकिंग फ्रॉड के मामले तेजी से बढ़े हैं। हाल ही में एक मामला सामने आया था जिसमें एक शख्स को 11 करोड़ रुपए का चूना लगा था। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 11 साल में 53,334 लोगों के साथ धोखाधड़ी हुई है। इसमें 2 लाख करोड़ रुपए की चपत आम ग्राहकों को लगी। आरबीआई की ताजा रिपोर्ट बताती है कि डिजिटल लेन देन के चलते साल 2018-19 में 71,500 करोड़ रुपए का बैंकिंग फ्रॉड हुआ है। इसीलिए आज हम आपको ऐसे तरीकों के बारे में बताएंगे जो स्कैमर्स लोगों को ठगने के लिए इस्तेमाल करते हैं और अंत में हम ये भी जानेंगे कि आखिर इनसे बचा कैसे जाए। अब इसमें सबसे पहला जो तरीका है वो है ईमेल और फिशिंग स्कैम। ये ऑनलाइन फ्रॉड सबसे आम फ्रॉड है और इसके चंगुल में रोजाना अनेक लोग फंसते हैं। इस प्रकार के स्कैम में धोखेबाज आपको कोई भी ईमेल अथवा मैसेज करके आपकी बैंक अकाउंट की पूरी जानकारी लेने की कोशिश करता है। हो सकता है कि आपको किसी बड़ी कंपनी से ईमेल आए, जैसे कि मान लीजिए बजाज फाइनेंस लिमिटेड से कोई ईमेल आए जो आपकी बैंक अकाउंट की जानकारी लेने की कोशिश करे, परंतु इसी वक्त आपको सतर्क हो जाने की जरूरत है। ऐसा भी हो सकता है कि ये लोग आपको ईमेल अथवा मैसेज द्वारा कोई हाइपरलिंक भी भेजें, जिसे क्लिक करते ही आपका मोबाइल अथवा लैपटॉप में वायरस आ जाए और आपकी सभी निजी जानकारी उनके पास पहुंच जाए। अब इसमें दूसरे नंबर पर आता है लॉटरी फ्रॉड। लॉटरी फ्रॉड भारत में टॉप 3 फ्रॉड्स में से एक है। ईमेल स्कैम्स की भांति इस फ्रॉड में भी डिजिटल धोखेबाज आपको ईमेल अथवा व्हाट्सएप द्वारा आपको लॉटरी जीतने का संदेश भेजते हैं। उस लॉटरी की पूरी राशि प्राप्त करने के लिए वो आपको टैक्स के नाम पर कुछ राशि जमा करने के लिए बोलते हैं और जैसे ही आप वो राशि जमा करते हैं, ये लोग तुरंत गायब हो जाते हैं। सतर्क रहना ही अपने पैसे को बचाने का एकमात्र उपाय है। इसमें तीसरे नंबर पर आता है वर्क फ्रॉम होम स्कैम। जी हाँ, तीसरा है वर्क फ्रॉम होम स्कैम। इस सर्वव्यापी महामारी के समय में अधिकांश लोग आजकल वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और बहुत से लोग इसे पैसे कमाने का अच्छा विकल्प समझते हैं। ऐसी स्थिति में डिजिटल धोखेबाज लोगों को ऑनलाइन जॉब करने का झूठा आश्वासन देते हैं और काम शुरू करने के लिए कुछ धनराशि जमा करने के लिए कहते हैं ताकि उनको वर्क फ्रॉम होम किट मिल सके। कुछ जरूरतमंद लोग धनराशि जमा करके इस चंगुल में फंस जाते हैं और पैसे ऐंठते ही ये लोग कहीं गायब हो जाते हैं। हो सकता है वर्क फ्रॉम होम के नाम पर ये धोखेबाज आपको इन तरीकों द्वारा अपने चंगुल में फंसा सकते हैं। पहला तरीका, ये लोग किसी भी फेमस कंपनी जैसे कि फ्लिपकार्ट के नाम पर आपको वर्क फ्रॉम होम के नाम पर आकर्षित कर सकते हैं। अधिकांश ये लोग एसएमएस और ईमेल द्वारा लोगों तक ये संदेश पहुंचाते हैं और जॉब के बदले धनराशि जमा करने के लिए कहते हैं। दूसरा ये कि ऐसा भी संभव है कि आपको सोशल मीडिया पर पैसों के बदले नौकरी पाने जैसे लुभावने विज्ञापन भी दिखे। ये आपको वर्क फ्रॉम होम स्कैम में फंसाने का दूसरा तरीका है। तीसरा है, आजकल ये डिजिटल फ्रॉड लोगों के ईमेल पर नकली ऑफर लेटर भेजकर भी लोगों को बेवकूफ बनाने की फिराक में है। चौथे पर है फोन कॉल स्कैम।
इसके अलावा स्कैमर आपको फोन कॉल भी कर सकता है, जैसे कि वो आपको फोन करके कहेगा कि मैं स्टेट बैंक का मैनेजर बोल रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहली बात ये है कि बैंक कभी भी आपको फोन नहीं करता है, और बैंक मैनेजर आपको फोन करे तो ये तो भूल ही जाओ। इसीलिए जब भी कोई आपको ऐसा बोले आप तुरंत फोन काट दो, या हो सके तो पुलिस को इसकी जानकारी दो ताकि वो उस नंबर की जांच कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि इससे हम अपना बचाव कैसे करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि इतना सब कुछ बताने के बाद अब आप ये तो समझ ही गए होंगे कि आप किन किन तरीकों से टारगेट हो सकते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कि इनसे बचा कैसे जाए। इससे बचने का सबसे आसान और कारगर तरीका है कि आप कभी भी अपने कार्ड की कोई जानकारी किसी से शेयर ना करें। किसी को भी कार्ड की CVV, पिन नंबर और OTP ना बताएं, क्योंकि बैंक ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मांगते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है या आपको कोई समस्या है तो आप बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं और वहां जाकर शिकायत करें। कई बैंक अपने ऐप पर कस्टमर केयर का नंबर डालकर रखते हैं, वहां से भी आप शिकायत कर सकते हैं। ध्यान रखें, कई ऐप भी नकली होते हैं, इसीलिए अगर आप इंटरनेट पर बिल्कुल नए हैं तो किसी भी SMS, ईमेल्स और व्हाट्सएप के जरिए कोई मैसेज आए तो उसका जवाब न दें। अधिकांश ऐसा होता है कि इस प्रकार की परिस्थिति में विक्टिम डर जाता है और उसको समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सबसे पहले आप शांत हो जाएं और अपने दोस्तों और परिजनों से मशवरा जरूर लें। ऐसी गंभीर स्थिति में सिर्फ सोशल मीडिया अकाउंट या इन डिजिटल फ्रॉड का नंबर रिपोर्ट करना काफी नहीं है, FIR रिपोर्ट करना भी जरूरी है ताकि आपकी तरह इस चंगुल में कोई और न फंसे। बहुत से डिजिटल धोखेबाज बड़ी बड़ी कंपनियों के नाम पर आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो ने आपकी बहुत मदद की होगी और अब आप समझ गए होंगे कि स्कैमर्स कैसे आपको फंसा सकते हैं और आप उनसे कैसे बच सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं, और अगर आपके साथ कभी स्कैम हुआ है या होने वाला था तो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं ताकि और लोग जागरूक हो सके। एक बार फिर कहूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।